नमस्कार। उत्तराखंड एक्सप्रेस के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज रुड़की के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने सिविल अस्पताल में आईसीयू वार्ड और ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया। वहीं सीएम ने नेहरू स्टेडियम में 58 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। इस दौरान मंत्री धन सिंह रावत, ईश्वरेंद्र और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी मौजूद थे। सीएम ने कहा है कि नेहरू स्टेडियम को मिनी स्टेडियम के रूप में विकसित किया जाएगा। 58 करोड़ की योजनाओं का यहाँ पर आज लोकार्पण किया गया है और बहुत सारी योजनाओं के बारे में यहाँ पर माननीय विधायकों ने मुझे दिया है। जल्दी हम उनको अपने प्रस्ताव में शामिल कर रहे हैं। हमने रुड़की का जो यहाँ पर एक मिनी स्टेडियम है, इंडोर कॉम्प्लेक्स है, बैडमिंटन कोर्ट है, टेनिस टेबल कोर्ट है, उस कोर्ट को जो है जल्दी उसका सुधारीकरण करेंगे और जो पानी की जो सीवरेज की यहाँ पर व्यवस्था खराब है उस सीवरेज की व्यवस्था को ठीक करेंगे। साथ ही साथ जो है नजुल की जो भूमि यहाँ पर है नहीं उसके बारे में कुछ यहाँ पर लोगों का भ्रम की स्थिति है। इससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने योग गुरु बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण से मुलाकात की। वहीं योग गुरु स्वामी रामदेव ने सीएम धामी को राज्य निर्माण के बाद अब तक का सबसे बेहतर सीएम बताया और कहा कि सीएम धामी उत्तराखंड के सबसे बड़े योद्धा, पराक्रमी और तेजस्वी सीएम हैं, जो अंतिम छोर के व्यक्ति की पीड़ा को भी समझते हैं। वरिष्ठ वैज्ञानिक हरिद्वार हमारा आध्यात्मिक क्षेत्र है, आध्यात्मिक नगरी है और माँ गंगा का पावन धाम है और हम निकट भविष्य में उत्तराखंड को आर्थिक विकास के साथ साथ सामाजिक, संत समाज और सरकार के सहयोग से इसको विश्व की आर्थिक और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में विकसित करेंगे। जल्दी इसके लिए हम सब काम शुरू करेंगे। इसके गठन के बाद सबसे तेजस्वी, युवा, पराक्रमी एक योद्धा मुख्यमंत्री उत्तराखंड को मिला है। इससे हम गौरवान्वित हैं। एक सैनिक परिवार से आकर के संघर्षों और अभावों में पला हुआ व्यक्ति जो अंतिम आदमी की पीड़ा को समझता है और जिसके हृदय में इस प्रदेश के आर्थिक और सांस्कृतिक आध्यात्मिक विकास के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता है। उत्तराखंड में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन इस बीच चर्चा तेज हो गई है कि बीजेपी इससे पहले ही इलेक्शन में जा सकती है। इससे सियासी हलचल काफी तेज हो गई है। मार्च 2022 में मौजूदा उत्तराखंड सरकार को 5 साल पूरे होंगे और इसी लिहाज से माना जाए तो जनवरी या फिर फरवरी में विधानसभा चुनाव होंगे। लेकिन अब बदले सियासी घटनाक्रम में चर्चा जोरों पर है कि सरकार अक्टूबर या फिर नवंबर में ही चुनाव में जा सकती है। सूत्रों की माने तो आम आदमी पार्टी की घुसपैठ, एकजुट हो रही कांग्रेस को बीजेपी और समय नहीं देना चाहती। हालांकि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी को ललकारते हुए कह रहे हैं कि वो किसी भी समय चुनाव मैदान में उतर जाएं, हम पूरी तरह से तैयार हैं। हम पूरी तरह से अगले विधानसभा चुनाव के लिए तैयार हैं। पार्टी हर स्तर पर हम तो भारतीय जनता पार्टी को ललकारते हैं कि जहां पर आके मुकाबला करना चाहते हैं हम वहां पर मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। हम तैयार हैं। कांग्रेस की ललकार को बीजेपी तवज्जो नहीं देना चाहती और सरकार के प्रवक्ता का कहना है कि चुनाव समय पर होंगे, कांग्रेस से कोई डर नहीं है। कांग्रेस की प्राथमिकता इस राज्य में है ही नहीं। कांग्रेस कहीं नहीं है। इस राज्य के लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा है और राज्य के लोग जानते हैं कि भस्मासुर को आशीर्वाद देकर के क्या स्थिति हुई थी। निश्चित रूप से समय पर चुनाव होंगे। अब बीजेपी ये जरूर कहती है कि उन्हें कांग्रेस से कोई खतरा नहीं है और चुनाव समय पर होंगे, लेकिन ये भी सच है कि बिना आग के धुआं नहीं उठता और ऊपर से अफसरों के होते तबादले ने भी चुनावी चर्चा को हवा दे दी है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। उत्तराखंड के बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने खटीमा दौरे के दौरान कहा कि 2022 में चुनाव सीएम धामी के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा और सीएम धामी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। प्रदेश प्रभारी के इस बयान से बीजेपी कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है और पार्टी को भारी बहुमत से जीतने का दावा कर रहे हैं। आपको बता दें कि इसके पहले दुष्यंत गौतम ने कहा था कि चुनाव किसी के चेहरे पर नहीं लड़ा जाएगा। बिल्कुल, हमारे मुख्यमंत्री हमारा चेहरा होते हैं और उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा।
माननीय प्रदेश प्रभारी जी का ये कहना है कि माननीय सीएम श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चुनाव होगा, एक ऐतिहासिक बयान है। और युवाओं में जो नारा दिया है भारतीय जनता पार्टी ने अब की बार 60 पार, वो 60 पार का नारा जो है हम लोग सफल करेंगे। 2016 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत का कहना है कि अब उन्हें चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं है और उन्होंने अपनी इच्छा पार्टी को बता भी दी है। हरक सिंह का कहना है कि वो उस जमाने के नेता हैं जब बीजेपी अध्यक्ष मदन कौशिक कुछ भी नहीं थे। मंत्री हरक सिंह ने यह बात शुक्रवार को हरिद्वार में कही। से भी माननीय अमित शाह जी से भी अपनी व्यक्तिगत इच्छा ये कह चुका हूँ कि मैं चुनाव लड़ने के लिए बहुत इच्छुक नहीं हूँ, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। मुझे बहुत समय हो गया उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड की राजनीति में काम करते हुए। आप भी, मैं सोचता हूँ, जब बच्चे रहे होंगे, जब मदन कौशिक जी भी उस समय कुछ नहीं थे, जब मैं हरिद्वार आता था तो उस समय आप पांडे जी और आप सब लोगों को जानकारी है। तो एक हर चीज की एक उम्र होती है, हर चीज का एक वो होता है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में नेता जोड़ने तोड़ने को लेकर खींचतान लगातार जारी है। हरीश रावत का कहना है कि 2016 की तरह बीजेपी हर लालच दे रही है। वहीं बीजेपी का कहना है कि जिस जहाज के कप्तान को जनता ने डुबोया हो, वहां कौन सुरक्षित रह सकता है। चुनाव से पहले एक बार फिर सियासी उठापटक चरम पर है। बीजेपी विधायक दिलीप रावत ने दावा किया है कि कांग्रेस के 3 विधायक बीजेपी में आने को बेताब हैं। इस बात से कांग्रेस में बेचैनी तो नहीं बढ़ी, उल्टे कांग्रेस ने बीजेपी विधायक के दावे पर ही सवाल खड़े कर दिए। नेता विपक्ष प्रीतम सिंह का कहना है कि 3 विधायक की बात करने वाले विधायक को टिकट मिलेगा या नहीं, ये नहीं पता। वहीं हरीश रावत ने कहा कि बीजेपी इन दिनों 2016 की तरह हर लालच देने को तैयार है और अपने नेताओं की चिंता कांग्रेस कर रही है। कई लोग संपर्क में हैं लोगों के, और तथ्य यह है कि भाजपा में इस समय करीब करीब भगदड़ जैसी स्थिति है। आंतरिक असंतुलन, झगड़े और भविष्य की असुरक्षा, ये सब असर कर रही है। बीजेपी जहां कांग्रेस नेताओं को टटोल रही है, तो कांग्रेस ने भी बीजेपी के कुछ बड़े नेताओं को टारगेट पर लिया है, जिनके लिए कांग्रेस में दरवाजे खुले हैं, जबकि बीजेपी कांग्रेस के कप्तान पर ही सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है, उससे लोग बचना चाहते हैं, कोई नहीं डूबना चाहता। जनता ने कप्तान को डुबो दिया है, तो उनके नेतृत्व में कौन व्यक्ति सुरक्षित रह सकता है जब कप्तान ही सुरक्षित नहीं है। बीजेपी इन दिनों कांग्रेस में ऐसे नेताओं की नब्ज टटोल रही है जो बहुमत के आंकड़े तक पहुंचने में मददगार साबित हो सकते हैं। ऐसे में अब कांग्रेस भी अपने घर को संभालने के साथ बीजेपी से भगदड़ का इंतजार कर रही है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। चारधाम यात्रा को लेकर खबर है, सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस लेने के बाद राज्य सरकार एक बार फिर से हाईकोर्ट पहुंची है, लेकिन हाईकोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। इस मामले में अगले हफ्ते 15 या फिर 16 सितंबर को सुनवाई होगी। सरकार ने कोर्ट से मांग की है कि सभी संस्थान और सभी चीजें खुल गई हों तो चारधाम यात्रा पर लगी रोक को भी हटाया जाए। इससे पहले 28 जून को हाईकोर्ट ने यात्रा पर रोक लगाई थी। माननीय उच्च न्यायालय से निवेदन किया कि सारी संस्थाएं अब खुल चुकी हैं और जो चारधाम यात्रा से जुड़े हुए लोग हैं, जो हकूकधारी लोग हैं, जो वहाँ के व्यवसाय से जुड़े लोग हैं, उनकी आर्थिक स्थिति दिन पर दिन खराब होती जा रही है। आगे बढ़ते हैं। रुद्रप्रयाग के सिरोबगढ़ में कुदरत का कहर बरपा हुआ है। यहाँ पहाड़ से आए मलबे में कई गाड़ियां चपेट में आ गईं और एक डीजल टैंकर तो अलकनंदा नदी में समा गया। टैंकर के ड्राइवर और क्लीनर अब भी लापता हैं। घटनास्थल पर अन्य गाड़ियों को भी भारी नुकसान पहुंचा है और कई गाड़ियां नदी में समाने से बाल बाल बच गईं और उन गाड़ियों में सवार लोगों की जान भी बच गई है। मौत का ये मंजर हाईवे पर गुजरने वाले ड्राइवरों ने खुद अपनी आंखों से देखा। उनका कहना है कि रात भर उनकी सांसें डर के मारे अटकी रहीं। वहीं डीजल टैंकर जो नदी में गिरा है उसमें करीब 10,000 लीटर तेल है, जो कि नदी में बहता है तो इंसानी आबादी के साथ जलीय जीवों के लिए भी बड़ा खतरा बना हुआ है। चमोली के कर्णप्रयाग में बाबा आश्रम के पास लैंडस्लाइड के चलते बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया है। करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद हाईवे को खोला गया। इस दौरान दोनों की तरफ से गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई। जाम के चलते आम लोग भी खासे परेशान रहे हैं। खबर मिलने के बाद पहुंची एनएच की टीम ने हाईवे को खुलवाया है।
बारिश के चलते टनकपुर से चंपावत जाने वाला हाईवे स्वाला के पास फिर से बंद हो गया। पहाड़ी से गिरने वाले बोल्डर के बीच एक कार फंस गई। स्थानीय लोगों ने किसी तरह से कार को मलबे से निकाला और एक बड़ा हादसा होने से बच गया। वहीं आए दिन सड़क बंद होने से लोगों ने ऑल वेदर सड़क पर सवाल उठाए हैं। देहरादून में देर शाम बारिश हुई, जिसमें दून के ड्रेनेज सिस्टम की पोल खुल गई है। कुछ ही देर में बारिश में सड़कों पर पानी भर गया। दिलाराम चौक की हालत तो तालाब जैसी हो गई है। सड़कों पर कार और बाइक पानी में डूबे हुए नजर आए। आगे बढ़ते हैं। जिम कॉर्बेट पार्क के कालागढ़ डीएफओ के खिलाफ अब लोगों ने मोर्चा खोल दिया है। रामनगर में जिप्सी ड्राइवरों ने डीएफओ की बर्खास्तगी की मांग को लेकर धरना दिया। इन लोगों का आरोप है कि कालागढ़ के डीएफओ वहां न केवल बिना इजाजत के निर्माण कार्य करा रहे हैं, बल्कि यहां से पेड़ भी काटे जा रहे हैं। हम लोग आज इसलिए एकत्र हुए हैं क्योंकि हमें मीडिया की खबरों द्वारा ये पता लगा है कि हमारे पेड़ जंगल के अंदर काटे जा रहे हैं। हमको पता भी नहीं लग पा रहा है क्योंकि हम तो बाहर हैं, हमको अंदर जाने नहीं दिया जाता। खाद्य पदार्थों में शिकायत पर टिहरी में खाद्य सुरक्षा विभाग ने कई बाजारों में छापा मारा और चंबा बाजार में एक्सपायरी डेट के खाने के सामान के पैकेट जब्त किए हैं और मीट की दुकानों में गंदगी मिलने पर 7 दुकानों का चालान काटा गया है। अधिकारियों ने बताया कि इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। ये मीट की दुकानों और सब्जी की दुकानों के निरीक्षण किया जा रहा है, जिसमें कि कटे पटे फल और सब्जियां जहाँ भी पाई जा रही हैं उसको डिस्ट्रॉय कराया जा रहा है और उनको नोटिस जारी किए जा रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने ये अभियान लगातार चला रहे हैं और ये कंटिन्यू चलता रहेगा। हल्द्वानी में पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया जो नशीले इंजेक्शन बेचा करता था। इस युवक के पास से पुलिस ने 500 से ज्यादा नशे के इंजेक्शन बरामद किए हैं। एनडीपीएस एक्ट के तहत इन इंजेक्शन पर रोक है, लेकिन यहां खुलेआम इनको बेचा जा रहा था। गणेश चतुर्थी के मौके पर हरिद्वार में जगह जगह पर गणपति की स्थापना की गई। यहां गीता भवन में वैक्सीनेशन की थीम पर गणपति की स्थापना की गई है। इसमें भगवान गणेश को वैक्सीन के आकार की बोतल में बैठाया गया और हाथ में एक इंजेक्शन दिया गया है। आयोजकों के मुताबिक कोरोना वैक्सीनेशन के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए वैक्सीनेशन थीम रखी गई है। और इस वर्ष भी गणेश जी जो हैं एक संदेश लेकर के आए हैं कि उनके हाथ में एक तो इंजेक्शन है और दूसरे हाथ में वैक्सीन है और ये संदेश दे रहे हैं कि सभी जो है वैक्सीनेट हो जाएं, सबको वैक्सीन लगे और इस महामारी से सभी मुक्ति पाएं। भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत का 134वां जन्म उत्सव उनके पैतृक गांव अल्मोड़ा के खूंट में धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनके बताए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में विधानसभा के डिप्टी स्पीकर भी शामिल हुए। महान शरीर है, महान बुद्धिमान है, वो चिंतक थे। वो चिंतक के साथ साथ वो हमारे बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी भी थे और बहुत अच्छे राजनीतिक के रूप में अपनी पहचान बनाई और इतना ही नहीं अच्छे प्रशासक भी थे। नैनीताल में भी भारत रत्न गोविंद बल्लभ पंत जयंती मनाई गई। पंत पार्क में आयोजित समारोह के दौरान अधिकारियों, समाज सेवियों और जनप्रतिनिधियों ने पंत जी को याद किया और उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण किया। मंच पर स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए। इसके बाद आयोजन समिति ने समाज में बेहतर काम करने वालों को सम्मानित किया। इस नगर पालिका परिषद के सभी खबरें और भी हैं। फिलहाल रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। मुख्तार के लिए खुले हैं दरवाजे। योगी सरकार ने तोड़ी यूपी में शराब